नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद पर हुए आतंकी हमले की आज 24वीं बरसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य शहीदों को अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। गृहमंत्री अमित शाह का बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में संबोधन। आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली और हिंसा प्रभावित परिवार के लोग ले रहे हैं खेलों में हिस्सा। निर्वाचन आयोग के पश्चिम बंगाल के जिला निर्वाचन अधिकारियों को कड़े निर्देश। किसी भी प्रकार की हिंसा या धमकी मिलने पर तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का थाईलैंड कंबोडिया के बीच संघर्ष विराम कराने का दावा। फोन पर बातचीत के बाद दोनों देशों ने लिया गोलीबारी रोकने का फैसला। और अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2025 में भारत का शानदार आगाज। पहले मैच में यूएई को 234 रनों से हराया। वैभव सूर्यवंशी ने एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने का तोड़ा रिकॉर्ड। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। आज 13 दिसंबर है, यानी कि वो तारीख जब 24 साल पहले भारतीय लोकतंत्र के मंदिर पर आतंकियों ने हमला किया था। साल 2001 में आज ही के दिन संसद भवन गोलियों की गूंज और बारूद के धुएं से भर गया था। पाकिस्तानी आतंकियों की मंशा देश के शीर्ष नेतृत्व पर चोट पहुंचानी थी, लेकिन हमारे वीर सुरक्षा बलों ने अपने प्राणों की आहुति देकर उस साजिश को नाकाम कर दिया था। आज पूरा देश उन 9 अमर शहीदों को नमन कर रहा है। देखिए इसी से जुड़ी हुई हमारी ये खास रिपोर्ट। 13 दिसंबर एक तारीख जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में हमेशा एक दर्द, एक साहस और एक अदम्य देशभक्ति की याद दिलाती है। आज जब संसद पर हुए इस कायरतापूर्ण आतंकी हमले की 24वीं बरसी है, पूरा देश उन वीर जवानों को नमन कर रहा है जिन्होंने देश की सर्वोच्च संस्था भारत की संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। संसद जहां से देश का भविष्य तय होता है, जहां लोकतंत्र की धड़कन गूंजती है, उस पर हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर हमला था। और उस दिन हमारे वीरों ने इस आत्मा को अपने खून से बचाया था। यह 13 दिसंबर 2001 की सुबह थी। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था और कुछ ही देर पहले दोनों सदनों की कार्यवाही समाप्त हुई थी। ठीक 11:40 पर DL 3CJ 1527 नंबर प्लेट वाली एक सफेद एम्बेसडर कार ने संसद परिसर के गेट नंबर 12 की ओर तेजी से बढ़ना शुरू किया। कार पर नकली सुरक्षा स्टिकर और लाल बत्ती लगी थी, जैसे किसी VIP का काफिला हो। लेकिन सुरक्षा बलों ने जब गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो आतंकी कार से बाहर कूद पड़े और सेकंडों के भीतर गोलियों और विस्फोटों की गूंज ने संसद भवन को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। बिना किसी देरी के ड्यूटी पर मौजूद दिल्ली पुलिस, CRPF और ITBP के जवान तुरंत सक्रिय हो गए। करीब 30 मिनट तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया, पर इस बहादुरी की कीमत भारी थी। हमने 9 वीरों को खो दिया, जिनमें संसद सुरक्षा के जवान, CRPF कर्मी और एक माली भी शामिल थे। अगर उस दिन सुरक्षा बल इतनी तेजी, साहस और सूझबूझ से कार्रवाई न करते तो भारतीय लोकतंत्र को अपूरणीय क्षति पहुंच सकती थी। सैकड़ों सांसद, मंत्री, अधिकारी सभी की जान पर भारी खतरा था, पर हमारे वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर संसद के हर सदस्य,
हर नागरिक और देश के संविधान की रक्षा की। बाद में जांच में यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि संसद पर हमला पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की संयुक्त साजिश थी, जिन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का संरक्षण प्राप्त था। हमले में शामिल सभी 5 आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक थे। जांच आगे बढ़ने पर दिल्ली विश्वविद्यालय के लेक्चरर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी की गिरफ्तारी हुई, जिसने पुलिस को अफजल गुरु और शौकत हुसैन गुरु तक पहुंचाया, जिनके पास से एक लैपटॉप और 10 लाख रुपए मिले। जहां एक तरफ अफजल गुरु को पाक अधिकृत कश्मीर में ISI के शिविर में प्रशिक्षण मिला था, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में आतंकियों को ठिकाने उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी शौकत की थी। यह हमला केवल देश के लिए गहरा सदमा नहीं था, बल्कि सुरक्षा तंत्र को और सुदृढ़ बनाने का निर्णायक मोड़ भी साबित हुआ। इसके बाद संसद और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह नए सिरे से मजबूत किया गया। आज 24 साल बाद भी 13 दिसंबर 2001 को शहीद हुए हमारे उन वीर सपूतों की स्मृति उतनी ही अमर और प्रेरणादायी है। हम उन बहादुर सेनानियों को शत शत नमन करते हैं, जिन्होंने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। उनकी वीरता हमें यह संदेश देती है कि चाहे चुनौती कितनी भी कठिन क्यों न हो, भारत का लोकतंत्र अडिग, अटल और अजेय है। और जब तक इस देश की मिट्टी में ऐसे जाबाज जन्म लेते रहेंगे, भारत आतंकवाद से लड़ने में कभी नहीं झुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। रुक करते अगली खबर का। केरल में आज महत्वपूर्ण स्थानीय निकाय चुनाव की मतगणना होगी। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार सभी 1199 स्थानीय निकायों के लिए 244 केंद्रों और 14 कलेक्ट्रेट में सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू होगी। 2 चरणों में हुए चुनाव में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाला था। स्थानीय निकाय चुनाव में राज्य भर के 23,576 वार्ड में 75,632 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन नतीजों से केरल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की राजनीतिक पार्टियों और गठबंधनों के प्रचार अभियान की भविष्य की दिशा तय होगी। 9 दिसंबर को पहले चरण में 70.91% मतदान हुआ, जबकि 11 दिसंबर को हुए दूसरे चरण में 73.69% मतदान दर्ज किया गया। राज्य चुनाव आयुक्त ए शाहजहां ने कहा था कि इस साल हुए स्थानीय निकाय चुनाव में 1995 के बाद से सबसे अधिक मतदान हुआ है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वो बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इस साल बस्तर ओलंपिक में बस्तर संभाग के 7 जिलों के लगभग 3500 खिलाड़ी और नुआबाट टीम के 761 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली और माओवादी हिंसा से प्रभावित परिवारों के सदस्य भी शामिल हैं। पिछले साल 1,65,000 प्रतिभागियों के मुकाबले इस साल ये संख्या बढ़कर 3,92,000 हो गई है, जिसमें 2,27,000 से ज्यादा महिलाएं हैं। बस्तर ओलंपिक 2025 में 11 खेलों का आयोजन हो रहा है, जिसमें एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और रस्साकशी शामिल है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में कार्यरत निर्वाचन अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पत्र जारी किया है। पत्र में बंगाल में SIR के काम में लगे निर्वाचन अधिकारियों और BLO की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। पत्र में यह साफ निर्देश दिया गया है कि निर्वाचन अधिकारियों और BLO पर हमला होने पर तत्काल FIR दर्ज की जाए। ये निर्देश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया है। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कृष्णानगर में दिए गए भाषण के बाद ये कदम उठाया है। इसी के साथ निर्वाचन अधिकारियों और BLO की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में राज्य के पुलिस महानिदेशक को भी पत्र लिखा गया है। चुनाव आयोग ने राज्य पुलिस महानिदेशक को पत्र लिख निर्देश दिए हैं कि SIR के काम में लगे BLO और फील्ड पर काम कर रहे निर्वाचन अधिकारियों को धमकियां मिल रही हैं। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई कर निर्वाचन अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
इधर पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण के बाद प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार कुल 1,67,45,911 मतदाताओं के डेटा में गंभीर विसंगतियां पाई गई हैं। विसंगतियां क्या क्या हैं आपको बताते हैं। एक व्यक्ति 6 से अधिक वोटरों का पिता दादा, ये विसंगति इसमें सामने आई। 45 से ज्यादा उम्र वाले वोटर्स का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है। पिता का नाम 2002 सूची से मेल नहीं खा रहा है। ऐसे भी बड़ी संख्या में मतदाता हैं। पिता और बेटे की उम्र का अंतर 15 साल से कम है। आंकड़ों के जरिए समझिए कि कितने कितने ऐसे मतदाता हैं जिनका जांच में खुलासा हुआ है। पिता और बेटे की उम्र का अंतर 50 साल से ज्यादा। दादा दादी और पोते की उम्र 40 साल से कम। इसका अंतर 3,29,152 मतदाताओं का। लिंग में अंतर, बेटा बना बेटी, बेटी बनी बेटा, यानी कि लिंग में भी अंतर देखने को मिला है। एक व्यक्ति 6 से ज्यादा वोटर्स का पिता दादा, ऐसे मतदाता 24 लाख से ज्यादा। 45 साल से ज्यादा उम्र वाले वोटर्स का नाम 2002 की मतदाता सूची में प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं ड्राफ्ट लिस्ट में नाम ना होने वालों की कुल संख्या भी आपको बता देते हैं, ग्राफिक के जरिए समझिए। ये संख्या है 58,18,487 श्रेणियां, जिनमें मृत लोगों की अगर हम बात करें तो 24,18,599 हैं। वहीं लापता लोगों की अगर बात की जाए मतदाताओं की तो 12,12,274 है। स्थानांतरित लोगों की अगर हम बात करें तो 19,91,966 ऐसे मतदाता हैं। तो ये अलग अलग श्रेणियां हैं जिसमें ड्राफ्ट लिस्ट में नाम ना होने वालों की कुल संख्या ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं, जिसमें मृत लोगों की संख्या है, लापता मतदाताओं की संख्या 12 लाख से ज़्यादा देखने में आई है। इसके अलावा डुप्लीकेट मतदाताओं की अगर हम बात करें 1,37,961 ये आंकड़ा है। तो स्थानांतरित 19,91,966, वहीं डुप्लीकेट मतदाता 1,37,961 हैं। इसके अलावा कई राज्यों में चुनाव सुधार प्रक्रिया अभी जारी है। इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही बवाल मचा चुकी हैं। ममता बनर्जी पहले घोषणा कर चुकी हैं कि एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेंगी, लेकिन अंतिम दिन ममता ने एसआईआर का फॉर्म भरकर आम लोगों को गुमराह किया। इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में भाजपा सांसद मनोज तिग्गा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने। उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। देश में लगातार 12 राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर का काम चल रहा है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार ये कहती रही हैं कि वो एसआईआर राज्य में नहीं होने देंगी, लेकिन एसआईआर के आखिरी दिन ममता बनर्जी ने अपना फॉर्म जमा किया। हमारे साथ बात करने के लिए वेस्ट बंगाल के सांसद तिग्गा साहब हैं। सर, ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? लोगों को भ्रमित कर रही हैं। जिस तरह से पहले बयान देती हैं, कृष्णा नगर की रैली में उन्होंने कहा कि वो एसआईआर को नहीं होने देंगे और आज अपना फॉर्म भी जमा कर चुके। एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी का डबल स्टैंडर्ड है, दोहरी नीति है। एक तरफ वो राजपथ में वहाँ पर रेड रोड में ये लोग रैलियां निकालते हैं कि एसआईआर हम होने नहीं देंगे, एसआईआर हम करने नहीं देंगे, और दूसरी तरफ वो खुद ही BLA 2 डाल रहे हैं वहाँ पर। BLA 2 जो BLO के साथ में प्रत्येक राजनीतिक दल के लोग जिस प्रकार से जाते हैं तो BLO डाले हुए। तो एक तरफ पश्चिम बंगाल की जनता को ये भ्रमित करते हैं कि आप एसआईआर का फॉर्म मत भरिए, और दूसरी तरफ खुद भरते हैं। ये जो ममता बनर्जी रैलियों में बोल रहे हैं कि आप एसआईआर का फॉर्म मत भरे, तो ममता बनर्जी क्या चाहती है कि पश्चिम बंगाल के जो ओरिजिनल वोटर्स हैं वो एसआईआर नहीं भरे और बांग्लादेशी घुसपैठिए है जो एसआईआर का फॉर्म भरे। ममता बनर्जी का डबल स्टैंडर्ड, एक तरफ एसआईआर का फॉर्म खुद भरती है और जनता को बरगलाती है कि नहीं भरना है, और दूसरा घुसपैठ। और उनका एक और बयान कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो लोगों को डराते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? आज यदि देखा जाए तो विश्व में यदि कोई देश सबसे सुरक्षित देश है तो हमारे देश सबसे सुरक्षित है, और हमारे नेतृत्व किसी को डराने धमकाने का काम नहीं करते हैं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर मिल रहा है, तो किसी जात को देख करके दिया जा रहा है, कोई धर्म को देख करके दिया जा रहा है, कोई मजहब को देख करके दिया जा रहा है, नहीं, सभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर पा रहे हैं। आज जो गैस की यदि हम बात करें तो पहले गरीब महिलाएं माताएं सोचती थी कि शायद मेरे घर में गैस आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से प्रत्येक घर में गैस पहुंचाने का काम किया। ये नहीं देखा गया कि किसका नाम नगमा है या किसका नाम सीता है। उनको डर इस चीज़ का बात है कि आने वाला 2026 का इलेक्शन में हारने वाली, उनको डर सता रही है कि हमारे हाथ से सत्ता जाने वाली है, क्योंकि उनके पैर के नीचे जो जमीन तो वो खिसक चुकी है। लोग परिवर्तन के मूड में है और लोग परिवर्तन के रूप में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल की सत्ता पर देखना चाहते हैं। तो ये बंगाल के सांसदों का साफ तौर पर मानना है कि एक तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री लगातार लोगों को भ्रमित कर रही हैं, जहां वो लोगों से ये कह रही हैं कि एसआईआर नहीं होने देंगे, वहीं आखिरी दिन मुख्यमंत्री के तौर पर एसआईआर का अपना फॉर्म भर लेती हैं। और दूसरा उनका दावा है कि इस बार बंगाल ने परिवर्तन का मन बनाया है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को पीछे छोड़ के, टीएमसी को पीछे छोड़ के वहां पे अपनी सरकार बनाएगी। संसद भवन परिसर से कैमरामैन विकी राजपूत के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। रुक करते अगली खबर का। भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 के लिए बजट को मंजूरी देने के फैसले का जेडीयू नेता केसी त्यागी ने स्वागत किया है। केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी। इस मांग को हम बिहार में पूरा कर चुके हैं। अब एनडीए सरकार ने इसका कार्यान्वयन किया है, इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। एनडीए की सरकार जिसमें जेडीयू हिस्सा है वो इसने इंप्लीमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जनता दल यूनाइटेड की, नीतीश कुमार की, समाजवादियों की बहुत पुरानी मांग थी और इस मांग को हम बिहार में पूरा कर चुके हैं। 56 पूर्व जजों ने मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के साथ एकजुटता दिखाई है, जिनके खिलाफ तिरुप्पारकुंद्रम पहाड़ी मामले में उनके आदेश के बाद विपक्षी सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है। पूर्व जजों ने महाभियोग प्रस्ताव को समाज के एक खास वर्ग की वैचारिक और राजनीतिक उम्मीदों के हिसाब से काम ना करने वाले जजों को डराने धमकाने की एक बेशर्म कोशिश बताया है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द हाजिर होंगे। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब बात कर लेते हैं काशी तमिल संगमम की। काशी में गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। वहीं दक्षिण भारत में कहते हैं कि जीवन में एक बार गंगा स्नान और बाबा विश्वनाथ के दर्शन जरूर करने चाहिए। ऐसे में काशी तमिल संगमम 4.0 अभियान के तहत आए आगंतुकों ने गंगा स्नान कर पुण्य लाभ लिया। काशी अपने आप में एक पुण्य स्थली है और विशेष इसलिए कि यहाँ माँ गंगा उत्तरायणी होती हैं और जिस प्रकार उत्तर भारत के लोगों में गंगा स्नान से पुण्य लाभ की स्वीकार्यता है, उसी तरह दक्षिण भारत में भी गंगा स्नान से पाप समाप्त होने और पुण्य लाभ की स्वीकार्यता समान रूप से ही है। काशी तमिल संगमम में जो लोग तमिलनाडु से आ रहे हैं, वे गंगा स्नान का पुण्य लाभ ले रहे हैं और इसके लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। We went to Kashi Vishwanath temple, Annapurni Ji temple and Vishalakshi Amman temple, and we saw Ganga Aarti. Today we had a immense pleasure to have a Ganga Snan in Ganga. It is a very much divine place. We are eagerly waiting for this. We are very much pleasure to have this trip, and thanks to everyone who are organizing this, and thanks to Narendra Modi ji. We have came here to visit Gangai Tirtham. This is, like very holy kind spiritual place it is.
according to our Hindu culture na, in our lifetime before our death, at least once we have to come to Kashi. Very thanks to Modi ji for giving this wonderful opportunity. गंगा स्नान वेदों में, पुराणों में या यूं कहें कि संपूर्ण सनातन परंपरा में वर्णित है। इसे हम अपनी परंपरा के रूप में देखते हैं। किसी भी पर्व या धार्मिक अनुष्ठान में गंगा स्नान का विशेष महत्व है, वह भी काशी में। जो प्रतिनिधि मंडल आते हैं प्रत्येक दिन दर्शन करने के पश्चात गंगा में स्नान करते हैं। दक्षिण भारत में एक एक गांव में काशी में आना, गंगा स्नान करना, बाबा का दर्शन करना, इसको लेके बहुत ही विशेष श्रद्धा उनके मन में रहता है। दीपावली के दिन विशेष रूप से वहाँ पूछते हैं, गंगा स्नान हुआ, एक एक लोग दीपावली के दिन पूछते हैं। कलौ गंगैव कलम, कली में जो है गंगा का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए गंगा स्नान करने से कई करोड़ों जन्म का पाप का नाश होता है। माँ गंगा का मान उतना ही है जितना काशी विश्वनाथ का। कहते हैं गंगा का घर है काशी, इसलिए बाबा को गंगाधर भी कहते हैं। गंगा स्नान का अपना महत्व है, वेदों में भी वर्णित है कि किस तरह से पुण्य लाभ मिलता है, पाप का नाश होता है। काशी तमिल संगमम 4 में जो भी समूह में सदस्य आ रहे हैं वो यह पुण्य लाभ पा रहे हैं गंगा स्नान करके, और सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं कि ऐसा सौभाग्य सरकार ने उन्हें दिया कि वो काशी दर्शन कर पा रहे हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं और गंगा स्नान का पुण्य लाभ पा सकें। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। काशी तमिल संगमम 4.0 की थीम का काशी के स्कूलों पर असर देखने को मिल रहा है। 8वीं कक्षा तक बच्चे तमिल सीख रहे हैं और इसके साथ ही बच्चे आपस में तमिल में बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। वहीं शिक्षक और बच्चे तमिल भाषा को लेकर काफी उत्साहित हैं। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का थीम तमिल कर कलाम यानी आओ तमिल सीखे है। तमिलनाडु से आए करीब 50 शिक्षक स्कूलों में तमिल भाषा सिखा रहे हैं। वो इसे लेकर बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि बच्चे उन्हें सम्मान तो दे ही रहे हैं, साथ ही बड़े लगन और उत्साह से तमिल सीख रहे हैं। I came here to teach Tamil in Varanasi schools. Students are very interestingly learning Tamil. I feel very happy to teach Tamil here. ये अलग बात है कि स्कूल के बच्चे 8वीं कक्षा के हैं, लेकिन इनमें गजब का जोश है। साथ ही वे पूरी लगन से तमिल भाषा सीख भी रहे हैं। वहीं इस अतिरिक्त पाठ्यक्रम के लिए सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं। Our teacher is very interactive and teaching us very nicely. It is very beneficial for us and for our future as we are getting to learn a new language which will help us in our future. I am very thankful to our government that they are providing us this opportunity to learn Tamil. I would like to express my deepest gratitude to our government for giving us this opportunity to learn Tamil. I think it is very important for a student to learn new languages and new skills. We are learning Tamil and I'm very glad that I got the opportunity to learn Tamil, and the teacher is very great and she's teaching with great enthusiasm, and we are also learning, which is a very good subject. स्कूल प्रबंधन भी तमिल सिखाने के केंद्र सरकार के प्रयास को लेकर काफी प्रसन्न है और इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मानकर इसमें बच्चों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। It's a very good opportunity for children and for the school, as we are having, along with the co-curricular activities and the curricular activities, children also has got an opportunity to learn this language called Tamil, an ancient language, and I see children are coming with a lot of interest and they are showing enthusiasm in learning, and after the class they come and show me the copies. I see in them a lot of smile and a lot of interest for learning, and I have also made the children to be aware of the language, and they are very happy about it. And this is also, government is giving us one of the provision for children to know something new, something of the ancient language of the southern India, and they have got this opportunity. I feel children are great and they will enrich by it. Thank you. तमिल भाषा सीखने का उत्साह स्कूल के बच्चों में तो है ही, तमिलनाडु से आए शिक्षकों में भी जबरदस्त उत्साह है। ये बच्चे भाषा सीखने में जितना उत्साह दिखा रहे हैं उतना ही आनंदित हैं इसको सीखकर, और
सरकार को, केंद्र सरकार को खास तौर से वो धन्यवाद कर रहे हैं कि उनको यह अपॉर्चुनिटी मिली है। और यह अपॉर्चुनिटी उन्हें इसलिए मिली है कि वो काशी में हैं, काशी लॉर्ड शिवा की नगरी, वो तो ये जानते ही हैं, लेकिन यह भी बता रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, सेंट मैरीज स्कूल, वाराणसी। और आइए अब रुक करते हैं खेल की खबरों का। आपको बता दें कि अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने अपने पहले मैच में यूएई को 234 रनों से हरा दिया। भारतीय टीम ने वैभव सूर्यवंशी के 95 गेंद पर 14 छक्कों और 9 चौकों की मदद से बनाए गए 171 रन की बदौलत 433 रन बनाए। भारतीय अंडर 19 टीम का वनडे फॉर्मेट में ये सबसे बड़ा स्कोर है। अपनी पारी के दौरान वैभव सूर्यवंशी एक यूथ वनडे मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के माइकल हिल के रिकॉर्ड को तोड़ा। वैभव के अलावा विहान मल्होत्रा ने 69 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में यूएई ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 199 रन बना लिए। यूएई के लिए पृथ्वी मधु ने 50 और उदिश सूरी ने नाबाद 78 रनों की पारी खेली। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।